क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई सीरीज़ जो है वो अभी कंक्लूड हुई है। 3-0 पाकिस्तान हैज़ वन द सीरीज़। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी जगहों पे हमें देखने को मिल रहा है। एक तो हमारी स्टैंडिंग्स बेहतर हो गई हैं पाकिस्तान की, एंड देन ऑफ कोर्स सम ऑफ आवर प्लेयर्स आर शाइनिंग ग्लोबली। तो एक अच्छा एरा चल रहा है हमारे लिए। T20 में तो चल रहा था, बट नाउ इन वन डे एज वेल पाकिस्तान इज डूइंग वेल, गोइंग अपवर्ड्स। इस सब के बारे में बात करते हैं विद नन अदर देन मजर अरशद, एंड ही विल हेल्प अस अनपैक एवरीथिंग। मजर, काफ़ी अच्छा एरा चल रहा है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पहले तो बताएं, ये जो अभी वनडे सीरीज ख़त्म हुई है, क्या किन किन लोगों ने जो है वो आउटशाइन किया है, एंड हु आर द ट्रू विनर्स ऑफ दिस सीरीज? देखिए, पाकिस्तान ऑब्वियसली एज ए टीम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिसेंटली ओडीआई क्रिकेट खेली है। आई थिंक एक इंग्लैंड वाली सीरीज़ थी लास्ट ईयर जो कि पाकिस्तान 3-0 हार गया था। उसके अलावा जितनी भी सीरीज़ हुई हैं उसमें आपकी होम सीरीज़ भी हैं, अवे सीरीज़ भी हैं। आपने साउथ अफ्रीका को भी 2-1 हराया था। वो साउथ अफ्रीका की पहले 2 मैचेस में उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी। तो आई थिंक के पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट में काफ़ी अच्छी उनकी जर्नी जारी है। आई थिंक वर्ल्ड कप का जो सेकेंड हाफ था, जब पाकिस्तान ने मैचेस जीतना शुरू किए तो उसके बाद से जो है ना वो टीम में कॉन्फिडेंस आया है। आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर अब पाकिस्तान की टीम में है। बाबर आजम जो है वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की ओडीआई प्रोग्रेस आप रैंकिंग्स में भी देख सकते हैं कि नंबर 4 के ऊपर चले गए हैं। और दुनिया की जो बेस्ट टीम्स हैं जिस तरह इंडिया है, तो वो पाकिस्तान अब उनसे भी ऊपर चला गया और ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब है। अगर पाकिस्तान अगली सीरीज जीतता है हॉलैंड के अगेंस्ट, और ऑस्ट्रेलिया की अगर कोई खराब परफॉर्मेंस होती है अगेंस्ट श्रीलंका, तो हो सकता है कि पाकिस्तान अगले महीने तक नंबर 3 के ऊपर भी आ जाए। तो आई थिंक कि ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक अच्छी सीरीज रही है। फैंस के लिए आई थिंक क्योंकि 2 महीने जो है वो फैंस, मुल्तान के फैंस के लिए इतने सालों के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उनको देखने को मिली है। जी, 14 साल के बाद मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हुई और पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो भी, मतलब कि सोशल मीडिया पे हम देखते थे लोग कंप्लेन कर रहे होते थे कि 2 महीने से कोई क्रिकेट नहीं हुई, और अब हुई है तो पाकिस्तान ने एक अच्छी सीरीज़ खेली और अब 1 महीने का और वेट है, फिर उसके बाद आई थिंक नॉन स्टॉप क्रिकेट है। तो आई थिंक कि अगर हम इसको सम अप करें तो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंसेज बाय पाकिस्तान इन ओडीआईज रिसेंटली, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो पहले मैच में जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ख़राब नहीं थी। आई मीन 300 रन चेज करना, और इससे पहले पाकिस्तान ने 349 रन भी चेज किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इस साल में पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। बिल्कुल, और हमने सीरीज शुरू होने से पहले भी ये बात भी की थी कि क्योंकि ये एक अच्छा मौका है टू ट्राई आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दे दें, कुछ को जो है चांस दे दें। एक अच्छा वी कैन टेस्ट द वाटर्स कि हमारे इस वक्त टैलेंट पूल जो है वो कहाँ स्टैंड करे। तो उसके मुताबिक भी एक सीरीज जो है वो अच्छी गई है। हमने प्लेयर्स को देख भी लिया 2-4, खास तौर पे हारिस, जिनके बारे में काफ़ी बात हो रही थी उनकी सिलेक्शन पे। देखिए, हारिस उस तरीके से तो परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरीके से करना चाहिए था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको बिल्कुल ही अब डिस्कार्ड कर दें। आपने अब अगर एक डिसीजन लिया है और आपको बैकअप विकेट कीपर चाहिए भी है, रिजवान का बैकअप, क्योंकि रिजवान 2-3 साल से ओडीआई क्रिकेट में तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसमें एक अच्छा था कि हारिस को भी एक्सपीरियंस मिला। कीपिंग भी उन्होंने की आखिरी मैच में, और फिर इनफैक्ट जो पाकिस्तान के कुछ इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स भी हैं वो भी काफ़ी देर के बाद ओडीआई क्रिकेट खेल रहे थे, जिस तरह शादाब खान है, मोहम्मद नवाज हैं। तो इन्होंने पिछले 1 साल में कोई भी ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली थी, और इंजरी के बाद ही इनकी वापसी जो हुई है बड़ी स्पेक्टेकुलर, लाइक फील्डिंग में भी, और फिर नवाज का वो स्पेल जो था सेकंड मैच में, आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा साइन है कि फिटनेस जो है वो अच्छी लग रही है प्लेयर्स की जी। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ये दोनों प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उनका वापस आना, उन्होंने फिर मैचेस भी जितवाए, दोनों मैन ऑफ द मैच भी हुए एक मैच में। और फिर उसके अलावा वसीम जूनियर को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली दोबारा, उन्होंने भी दिखाया कि वो भी अच्छी फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। हसन अली थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म थे आखिरी मैच में, थोड़ा सा लग रहा था कि वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय तो बहुत कर रहे थे। अभी हमने उनकी एक क्लिप देखी है। आई फील लाइक ही इज अ वेरी फन कैरेक्टर, एंड यू नो एक अच्छा मोमेंटम उनकी वजह से बना रहता है टीम में, वो खेल रहे हो या ना खेल रहे हो। जी, वो आई थिंक ऑफ द फील्ड भी लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं। हमने उनकी कुछ टिकटॉक के ऊपर भी वीडियोस देखी हैं और इस तरह ट्विटर वगैरह के ऊपर भी आती रहती हैं। बट ये है कि मुझे एक जो चीज़ अच्छी लगी है बाबर आजम की, वो ये है कि वो मीडिया प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं ले रहे। वरना पास्ट में ऐसा होता था कि जो मीडिया में बातें हो रही हैं, अगर कोई प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो आप जो डिसीजन लेते थे वो आप उस के रिएक्शन में लेते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जितना क्रिटिसाइज हो रहे थे हसन अली और भी कुछ प्लेयर्स, बाबर आजम फुल बैक कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब कभी तारीफें आप कर सकते हैं कि वो प्रेशर नहीं ले रहे, बट यू नो पीपल कैन आल्सो परसीव इट
कि यार ये किसी की सुन नहीं रहे हैं एंड ही इज डूइंग व्हाट ही वांट्स। तो ये दोनों तरफ का एक ओपिनियन जो है वो बना हुआ है अबाउट बाबर देखिए, आई आजम। थिंक अगर आप टीम के कैप्टन हैं और आप टीम को लीड कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के इस टाइम सबसे बड़े प्लेयर भी हैं, तो आपको थोड़ा सा उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट देना होगी। बाज़ औक़ात ठीक भी होंगे, बाज़ औक़ात गलत भी होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाबर आजम ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि हम ये कह सकें जी कि किसी दूसरे प्लेयर की जगह जो है वो जा रही है। आप देखें, अगर हसन अली ने 2 मैचेस खेले हैं तो वसीम जूनियर ने भी 2 मैचेस खेले हैं, फिर शाहनवाज धानी का भी डेब्यू हुआ है, और रिजवान को अगर वो बैक कर रहे हैं तो उन्होंने हारिस को भी साथ अपॉर्चुनिटी दी है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा साइन था। हाँ, और ये बड़ा मुश्किल होता है कि सबको खुश किया है और सीरीज भी जीती है और खुद परफॉर्म भी किया है। एग्जैक्टली। और इससे पहले आप देखें कि इमामुल हक के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था कि उनका स्ट्राइक रेट नहीं ठीक, लेकिन बाबर आजम ने उनको बैक किया और अब हम देख रहे हैं कि इमाम का जो स्ट्राइक रेट है वो पिछले 2 सालों में 90 का है, जो पहले जो है वो 80 का था। तो ओडीआई रैंकिंग्स में भी नंबर 2 के ऊपर आ गए हैं। और पाकिस्तान के इस टाइम वाइट बॉल क्रिकेट में जो दोनों फॉर्मेट्स हैं, ओडीआईज एंड टी20s, दोनों में जो आपके टॉप 2 बैटर्स हैं दुनिया में वो पाकिस्तान के हैं। टी20s में बाबर और रिजवान है और ओडीआईज में बाबर और इमाम है। तो आई थिंक पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है कि आपके प्लेयर्स भी रैंकिंग्स में ऊपर जा रहे हैं और आपकी टीम भी जो है वो रैंकिंग्स में ऊपर जा रही है। बिल्कुल। और अभी आपने जो स्ट्राइक रेट की बात की, आई थिंक अब ये एक 90 या चले 90 तो अभी एक अच्छा स्ट्राइक रेट था जो कि अभी इमाम को काफ़ी तारीफ इमाम की हो रही है। बट इससे जो कम के स्ट्राइक रेट्स हैं, आई थिंक ग्लोबली अब हर फॉर्मेट में ना ये अब बड़ी एक आउटडेटेड डिस्कशन हो गई है। बिकॉज हमने वो टेस्ट मैच के अब हम पहले डिस्कशन थोड़ी कर लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट भी अब उस तरफ जा रही है जिसमें फास्ट क्रिकेट इज मोर इज डिमांडेड मोर, और टीम्स जो है वो ड्रॉ को इग्नोर करके विन की तरफ जा रही हैं। बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज, कितनी बाउंड्रीज कल लगी है? 250 250 बाउंड्रीज इन दैट। जी, ये टेस्ट हिस्ट्री का जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पहले कभी नहीं हुआ था कि एक मैच के अंदर 250 बाउंड्रीज लगी हों। और आई थिंक जिस तरीके से इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है, जब रॉबकी ने पॉइंट किया था ब्रेंडन मैकलम को, तो उनका एक बड़ा मजे का कोट था कि बकल अप एंड गेट रेडी फॉर दिस एक्साइटिंग राइड। और उन्होंने दिखाया है कि वो मतलब कि क्या इंडिकेट कर रहे थे, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है ना क्रिकेट में वो बहुत मैटर करता है। यही इंग्लैंड की टीम लास्ट ईयर जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रही थी तो इसी तरह की सिचुएशन थी और वो जीत की तरफ नहीं गए थे, उन्होंने जो है वो डिफेंसिव साइड के ऊपर थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि टी के बाद जो सेशन था उसमें 160 रन इन 16 ओवर्स, 10 का रन रेट है, जो कि हम T20 क्रिकेट में भी नहीं देखते। और टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे कि आप 9 फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री के ऊपर रख सकते हैं, और उसमें भी जो है वो जिस तरीके से इंग्लैंड ने खेले, आई थिंक जॉनी बेस्टो को सारा क्रेडिट जाएगा। और जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने टीम को लीड किया, ब्रेंडन मैकलम का जो एक माइंडसेट लेकर आए। और आप ये भी देखें कि इंग्लैंड सीरीज को लीड कर रहा था 1-0, तो वो ड्रॉ की तरफ जा सकते थे। तीसरे टेस्ट मैच में वो कोशिश करते हैं कि हम अब सीरीज जीतेंगे, लेकिन वो इसमें भी ऑल आउट गए हैं। अभी भी अनलाइकली है कि इंग्लैंड की टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, क्योंकि वो भी काफ़ी नीचे हैं और काफ़ी वो सीरीज हारे हैं। एशेज भी हार गए थे, वेस्ट इंडीज़ में भी हार गए। बट आई थिंक एक इंग्लैंड ने स्टेटमेंट दी है कि हमारा जो फ्यूचर है वो जो है अब हम टेस्ट क्रिकेट को भी उसी तरीके से खेलेंगे जिस तरह की हमने ओडीआईज में 2015 वर्ल्ड कप के बाद अपना माइंडसेट चेंज किया था। बिल्कुल। और आपने एक दफ़ा पहले ये मेंशन किया था कि मैकलम जो है उनको असाइन ही इसलिए किया गया बिकॉज ही विल नॉट बी कोचिंग द वेरी ABCs ऑफ क्रिकेट, बट मोर लाइक टैक्टिकल एंड पे जो है उनकी ज़्यादा इनपुट होगी, और वो हमें नज़र आ रहा था। एंड प्लस अगेंस्ट हिज ओन फॉर्मर टीम, ये भी एक बहुत उनको एज तो ज़रूर होगा। देखिए रोहा, ऑब्वियसली जो रूट के 10,000 रन हैं, तो आपको उनको सिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने कैसे बैटिंग करनी है। जॉनी बेस्टो के 80 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, आपने उनको नहीं सिखाना कि आपने कैसे बैटिंग करनी है। काफ़ी जो है इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस है। बेन स्टोक्स जो हैं वो काफ़ी देर से खेल रहे हैं, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, ये 10-15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपने इनको नहीं सिखाना होता। आपने सिर्फ एक चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, आपने माइंडसेट चेंज करना है, आपने लोगों को बताना है कि भाई अगर हम हार भी गए कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो करें। और वो हमने देखा कि आई मीन 299 रन्स करना 50 ओवर्स में, ये इस तरह के जो इनिंग्स हमें वनडे क्रिकेट में नहीं देखने को मिलती। बट टेस्ट की बात और करें, कोई सिमिलर इंस्टेंसेस हमें याद कराएं जो ऐसे हुआ है पहले टेस्ट क्रिकेट में। देखिए, एक जो मुझे याद आता है वो पाकिस्तान और श्रीलंका का टेस्ट मैच था। वो भी इसी तरह की सिचुएशन थी कि पाकिस्तान को 2 सेशंस में श्रीलंका ने 300 रन का टारगेट दिया, जहाँ पे तो फिर इंग्लैंड के पास ज़्यादा ओवर्स थे, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 सेशंस थे।
और पाकिस्तान ने उसको चेज किया। उसमें अजहर अली का कमबैक टेस्ट मैच था, वो उससे पहले ड्रॉप हो गए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी सेंचुरी और की। उस टाइम पे भी यही दुआएं चल रही थी कि ड्रॉ हो जाए ना, इवन दैट विल बी अ विन फॉर पाकिस्तान। लेकिन जी क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान 1-0 बिहाइंड था, तो उनको पता था कि अगर हम ड्रॉ भी करते हैं तो सीरीज हार जाएंगे, तो लेट्स गो फॉर द टारगेट। और उसमें मिसबा ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, अजहर अली ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उस मैच को फिनिश किया, 2 सेशंस में 300 रन करना, आई थिंक रिसेंट टाइम्स में एक यही है। फिर एक अभी रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था ब्रिस्बेन में, उसमें रिक्वायर्ड रेट तो कोई इतना ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन ये है कि इंडिया ड्रॉ की तरफ जा सकता था। ब्रिस्बेन जहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया 30 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो चेस की तरफ गई। ऋषभ पंत ने जो है बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, और फिर इंडिया ने जो है वो सीरीज भी जीती। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट अब उस तरफ जा रही है, और इसमें आई थिंक टेस्ट चैंपियनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अब टीम्स को पता है कि पहले ये होता था कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ठीक है, आप सीरीज में रह सकते थे। अगर ये टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स ना होते तो हो सकता है इंग्लैंड की टीम ये सोचती कि हम एक मैच जीते हुए हैं, लेट्स ड्रॉ दिस वन, तो अगले मैच में हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि अब टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स मैटर करते हैं, तो हर टीम की ये कोशिश है कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करें और अपनी पोजीशन को जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप में स्ट्रांग करें। ये टेस्ट चैंपियनशिप ने ना एक रिवाइवल, एक sort of कुछ इंजेक्ट कर दिया इन दिस फॉर्मेट कि अब once again it is very relevant among the fans and for broadcasters, for people involved in getting test cricket out there। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है प्लेयर्स के लिए भी कि नहीं, अब हर टेस्ट मैटर करता है। और अब ड्रॉज जो है ना, खास तौर पे कल के मैच के बाद, आई थिंक अब टीम्स बहुत सोचेंगी कि यार क्या वाकई ही ये ड्रॉ की तरफ जाना चाहिए, शुड वी एक्चुअली गो फॉर द विन। तो एक अच्छा एरा जी, आई थिंक उससे काफ़ी टीम्स का माइंडसेट चेंज होगा। काउंटी क्रिकेट में हम देखते थे कि अक्सर टीम्स जो हैं वो इनिंग्स को फॉरफिट कर देती थी या डिक्लेयर कर देती थी कि हम जो है वो विक्ट्री की तरफ जाते हैं। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता था बिटवीन बोथ टीम्स। और मोहम्मद रिजवान ने एक बार ये बात की भी थी पाकिस्तान श्रीलंका के टेस्ट मैच में, कि वो कह रहे थे कि अगर मैं कैप्टन होता तो मैं इनिंग्स को फॉरफिट कर देता जब बारिश हो गई थी पिंडी में, तो हम जो है वो फिर एक रिजल्ट की तरफ जाते। तो एक अच्छी चीज़ है। आइडियली ये है, आई होप के फ्यूचर के अंदर टेस्ट चैंपियनशिप में हर टीम जो है वो दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलना चाहिए। अभी जो हर टीम है वो 6 सीरीज खेलती है, 3 होम एंड 3 अवे। आई थिंक आइडियली 4 होम और 4 अवे होनी चाहिए, ताकि दुनिया की जो टॉप टीम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलें। तो वो एक ज्यादा जो है एक बैलेंस हमें दिखाई देगा। लेकिन ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लास्ट जो 3-4 साल गए हैं टेस्ट क्रिकेट में वो काफी एक्साइटिंग गए हैं, काफी हमें क्लोज मैचेस देखने को मिल रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान में भी सीरीज हुई हैं, इवन जो मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो कराची में टेस्ट में ड्रॉ हुआ था, दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग गेम वेयर पाकिस्तान दे बैटेड 1000+ बॉल्स टू सेव द गेम। और फिर जो सेकंड टेस्ट मैच था उसमें भी आप देखें, आई मीन लास्ट टेस्ट मैच, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक टारगेट दिया, उनको थोड़ा सा टेम्प्ट किया कि आप टारगेट की तरफ जाएं, और फिर ऑस्ट्रेलिया दे वन द सीरीज। तो आई थिंक ये टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो पिछले 2-3 सालों में टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से काफी हमें एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। और मजर अब क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया ना कि ये अब तेज हो रही है गेम, राइट? रेड बॉल क्रिकेट में भी अब वो वाली तेजी आ रही है जो नॉर्मली हम T20s में, वनडेज में देखते हैं। डू यू थिंक दैट दिस विल इवेंचुअली ब्लर the lines between the shorter formats and test cricket in terms of player selections? क्योंकि इससे पहले कभी काफ़ी rigid एक वो आता है कि नहीं, ये बंदा exclusively टेस्ट खेलता है and he cannot meet the demands of the shorter format and vice versa. Do you think कि अब future जो जा रहा है उसमें players हुआ, खास तौर पे batters who have traditionally done well in one format can also aim to make their place, और एक ये lines जो हैं ये blur हो रही हैं finally? देखिए T20 क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट इवेंचुअली प्लेयर्स को हेल्प तो कर रही है। अगर जॉनी बेस्टो ने जो इनिंग्स खेली है, आई मीन 77 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सेंचुरी की है, वो कहीं से लगता नहीं था कि वो एक टेस्ट। तो अगर आई थिंक जॉनी बेस्टो का वाइट बॉल का इतना एक्सपीरियंस ना होता, IPL का एक्सपीरियंस ना होता, इंटरनेशनल में जो T20 एज जो खेलते हैं अगर उसका एक्सपीरियंस ना होता, तो शायद उनके अंदर इतनी एबिलिटी ना, या उनकी स्किल इस हद तक डेवलप ना हुई होती, या उनके अंदर इतनी करेज ना होती कि मैं इस तरह की इनिंग्स जो है वो खेल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने इस तरह की इनिंग्स खेली हुई थी, तो ऑब्वियसली उस चीज़ ने उनको हेल्प किया होगा, और उन्होंने फिर एक अग्रेसिव नॉक खेली। लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड एज वेल फॉर बैकिंग जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो काफ़ी देर से क्रिकेट खेल रही हैं, उनके 80+ टेस्ट मैचेस एंड इज एवरेजिंग जस्ट लाइक 35। अब लोग ये सोचेंगे कि वो कुछ मैचेस में एज ए कीपर भी खेलते हैं, लेकिन अगर आप एज ए स्पेशलिस्ट बैटर भी देखें तो ये स्प्लिट 36 टेस्ट मैचेस विद एन एवरेज ऑफ 31। तो इस एवरेज के साथ पाकिस्तान में शायद कोई प्लेयर 1 साल भी ना खेल सके, और जॉनी बेस्टो जो है वो कई साल से इंग्लैंड की टीम का हिस्सा है, क्योंकि इंग्लैंड को पता है कि ये जो है हमारे लिए प्लेयर क्या कुछ कर सकता है। और प्लस तो अब उनके जो कोच है मैकलम, उनका भी जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादातर जो है वो शॉर्टर फॉर्मेट्स का ही है, लीग्स वगैरह का। जी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो पहले उन्होंने कोचिंग नहीं की थी, वो वाइट बॉल में काफ़ी कोचिंग करते रहे हैं।
तो आई थिंक उस चीज़ ने भी थोड़ा सा इंग्लैंड की टीम को हेल्प किया होगा उनके माइंडसेट को चेंज करने में। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने प्लेयर्स से अगर आपने रिजल्ट्स लेने हैं, अगर आपने उनसे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज लेनी है, तो आपको उनको बैक करना होगा, आपको थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना होगा। अगर आप जॉनी बेस्टो का भी T20I रिकॉर्ड देखें तो इन द लास्ट 2 years ही इज एवरेजिंग जस्ट अबाउट 20 एंड हिज स्ट्राइक रेट इज ऑल्सो बिलो 130। और इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिनके पास इतनी डेप्थ है कि वो अगर अपनी सेकंड चॉइस टीम भी खिलाएं तो वो किसी भी टीम को हरा सकती है। उनके पास विल जैक्स जैसे प्लेयर्स हैं, हैरी ब्रुक हैं, सैम बिलिंग्स हैं, इतने उनके पास प्लेयर्स हैं हु कैन इजीली रिप्लेस जॉनी बेस्टो इन द T20I टीम। लेकिन आज भी अगर इंग्लैंड जब T20I खेलेगा तो जॉनी बेस्टो विल बी वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन देयर टीम शीट और नंबर 4 के ऊपर वो खेलेंगे। तो उनको पता है कि ठीक है ये 2 साल में इसने उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं दी, लेकिन जिस दिन ये चलेगा तो हमारे लिए ये एक मैच विनिंग इनिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो आई थिंक ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि इंग्लैंड को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को जो है वो बैक किया डिस्पाइट देयर फेलियर्स। सो जॉनी बेस्टो हैज समवॉट हैंडल्ड एक थोड़ा सा अच्छा उनका एक रोल वो खेल रहे हैं इन इंग्लैंड्स मिडिल ऑर्डर। लेकिन पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में जो है इस वक्त काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, खास तौर पे नंबर 4 नंबर 5 के पोजीशन पे, और नीचे जो है वो कंटेंडर्स बहुत है लेकिन कोई खास अभी स्पेसिफिक सेट नहीं हुए हुए रोल्स। तो कौन है सेवियर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का, कौन आएगा, कौन हमें बचाएगा, बिकॉज यू नो टाइम इतना नहीं है। देखिए आई थिंक नंबर 4 का एक इशू है, 5 के ऊपर शायद अब लग रहा है कि खुशदिल शाह एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खासतौर पे आखिरी इनिंग्स में आखिरी जो उन्होंने मैच खेला है, ना सिर्फ उन्होंने इस सीरीज में पावर हिटिंग की है बल्कि उन्होंने थोड़ा सा इनिंग्स को एंकर भी किया है। तो आई थिंक पाकिस्तान का जो एक लोअर जो आपका मिडिल ऑर्डर है जिसमें खुशदिल हैं, शादाब हैं, नवाज हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि अगर कोई बैटिंग कोलैप्स होता है तो हम उसको लोअर मिडिल ऑर्डर में हम उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जो मसला आ रहा है वो नंबर 4 का आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक एक्सटेंडेड रन दी है मोहम्मद रिजवान को, जो कि वहाँ पे वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन आई थिंक आप अगर अभी बैकअप देखें तो आपके पास इफ्तिखार अहमद भी हैं जिनको अभी तक नंबर 4 पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, साउथ शकील भी हैं जो कि सीरीज़ में अवेलेबल नहीं थे, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और कुछ बातें ये हो रही हैं कि आप शान मसूद या अब्दुल्ला शफीक को भी नंबर 4 के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी और जो सबसे जो पॉजिटिव चीज़ मुझे इस सीरीज़ में देखने को मिली है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में, कि आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसने ये दिखाया है कि भाई अगर आपके ऊपर से कोलैप्स हो भी जाता है तो हमारे में इतनी स्किल है, हमारे में इतना पोटेंशियल है कि हम उसको बचा सकते हैं। शादाब खान एक अच्छे बैट्समैन है, नवाज एक अच्छे बैट्समैन है, खुशदिल शाह दोनों टाइप की इनिंग्स खेल सकते हैं, पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, इनिंग्स को थोड़ा सा एंकर भी कर सकते हैं, उनकी 8 सेंचुरीज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। और फिर आपकी जो टेल है वो इस टाइम काफी स्ट्रांग हुई हुई है। वसीम जूनियर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, अगर हसन अली खेलते हैं तो वो भी बैटिंग कर सकते हैं। शाहीन अफरीदी ने भी लाहौर कलंदर्स के लिए एक मैच में आखिरी ओवर में 23 रन करके मैच को सुपर ओवर में ले गए थे, तो वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें इतनी डेप्थ है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है ना उनको थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना फ्रीडम के साथ खेलना चाहिए। बाबर, रिजवान, फ़खर को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम आउट हो गए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही जो है वो एक अटैकिंग क्रिकेट खेलें। वनडे क्रिकेट में ऑब्वियसली आप शुरू के 15-20 ओवर जो हैं वो थोड़ा सा मोहतात अंदाज में खेल सकते हैं, लेकिन यही जो प्लेयर्स हैं शादाब और नवाज, ये T20 क्रिकेट में भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो आई थिंक T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर हम थोड़ा सा फ्रीडम के साथ भी खेलते हैं पावर प्ले में, अगर हमारे पावर प्ले में 3 भी आउट हो जाए या 10 ओवर में 4 भी आउट हो जाए तो आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि आपकी इनिंग्स कोलैप्स नहीं करेगी। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था इस इनिंग से पाकिस्तान के लिए, इस सीरीज से पाकिस्तान के लिए। मज़र मिसबाह उल हक जो है उन्होंने भी एक अपना कंटेंडर जो है वो पुट फॉरवर्ड किया था फॉर दैट नंबर 4। वो कह रहे थे कि इफ्तिखार के बाद अगर उनको कोई नज़र आता है तो वो शायद जो है हुसैन तलत हैं। तो डू यू एग्री विद दैट कि ये भी एक कंटेंडर हैं टू सॉल्व दैट इशू? देखिए हो सकते हैं, हुसैन तलत की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं रिसेंटली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छा खेला है, 2 सीजन्स पहले उन्होंने डबल सेंचुरी भी की थी, नेशनल T20 में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज जाती हैं, फिर आपको 2-4 ओवर्स भी करके दे सकते हैं वो, तो वो एक ऑलराउंडर वाला फैक्टर भी है उनमें। बट अगेन मैं ये समझूंगा कि अब जब आपने किसी को सिलेक्ट किया हुआ है, जिस तरह अभी आपने रिसेंटली इफ्तिखार को सिलेक्ट किया है, साउथ शकील को सिलेक्ट किया था, साउथ शकील बीमार थे तो वो इस सीरीज में नहीं आ सके, तो पहला राइट उनका बनता है कि आप उनको मौका दें। अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता तो फिर आप किसी और की तरफ जाएं। तो आई थिंक आइडियली अभी पाकिस्तान को इफ्तिखार को नंबर 4 के ऊपर खिलाना होगा। इफ्तिखार ने जितनी भी वनडे क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए वो नंबर 6 के ऊपर खेलते रहे हैं। जब तक आप उनको उनके प्रेफर्ड पोजीशन के ऊपर नहीं खिलाएंगे तो आप मतलब कि उनकी स्किल्स को जज नहीं कर सकते। आप रिजवान को देखेंगे, वो अभी नीचे खेल रहे हैं तो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। यही रिजवान जब ओपन करते हैं तो वो दुनिया के जो है वो आप कह लेंगे बेस्ट बैट्समैन बन जाते हैं। तो आई थिंक कि अगर आपने इफ्तिखार और साउथ शकील को रखा हुआ है अपनी टीम के साथ पिछले 1-2 सालों से, तो उनको जो है वो पहला राइट उनका बनता है। चले डिस्कशन को थोड़ा सा जो है वो पिवट करते हैं टुवर्ड्स विमेंस
क्रिकेट। और एक बड़ी अच्छी न्यूज़ हमें इस वीक जो है वो मिली है, तूबा हसन हैज़ बिन नेम्ड द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ आफ्टर दैट ब्रिलियंट डेब्यू सीरीज दैट शी हैड। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कंट्रोल्ड उनकी लेग स्पिन हमें देखने को मिली एट दैट एज, और ख़ास तौर पे विमेंस क्रिकेट में जहाँ पे आपको अपने आप को डेवलप करने के शायद उतने मौके नहीं मिलते जितने कि आपको बाहर की कंट्रीज़ में मिलते हैं। विद ऑल डिस्पाइट ऑल दोज चैलेंजेस, एक डेब्यू सीरीज के लिए ये कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको फ्रॉम दिस? देखिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ना सिर्फ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, बल्कि ICC की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक काफ़ी देर से वो पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा थी और वो कोशिश कर रही थी कि उनको मौका मिले। शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड, बट एज ए ट्रैवलिंग रिजर्व। वो 15 में नहीं थी, लेकिन उन्होंने टीम के साथ ट्रैवल किया। वहाँ पे भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि उन्होंने T20 क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म किया। जो सीरीज़ पाकिस्तान जीता है श्रीलंका से 3-0, और डेब्यू के ऊपर उन्होंने 3 आउट भी किए, लेकिन उसके बाद वनडे जो सीरीज़ हुई उसमें शी वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड। दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। इनफैक्ट आयशा नसीम एक और इमर्जिंग और यंग प्लेयर हैं, और मैं आपको ये क्या बता सकता हूँ कि जो आने वाला अंडर 19 वर्ल्ड कप है, ICC विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप, और उसके फ़ौरन बाद T20 वर्ल्ड कप है, दोनों साउथ अफ्रीका में होंगे। तो शी विल बी वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच दोनों में। आई थिंक वो भी सिर्फ 17 साल की हैं, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी एलिजिबल होंगी। और तो ये जो पाकिस्तान में जो एक इमर्जिंग टैलेंट आ रहा है, उसमें तूबा हसन है, लेग स्पिनर है, आयशा नसीम है, वो नीचे आके पावर हिटिंग करती हैं, बड़ा अच्छा उनका स्ट्राइक रेट है, और फिर फातिमा सना उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज जा रही हैं। वर्ल्ड कप उनका इतना खास नहीं गया था, लेकिन अभी इस वेस्ट इंडीज श्रीलंका सीरीज में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो आई थिंक जो पाकिस्तान को कुछ नए इमर्जिंग प्लेयर्स मिले हैं ना, इससे पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट वो काफ़ी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आपने श्रीलंका को अभी 3-0 T20s में हराया और वनडे सीरीज भी आप जीते, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, इट इज़। पहले हुआ है कभी ऐसा कि एक प्लेयर ने डेब्यू जिस मंथ में किया है उसी मंथ में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्रॉस विमेंस एंड मेंस? ये आपने मुझे काफी मुश्किल में डाल दी है। यही तो टेस्ट है अब आपका, मतलब ये नॉर्मली मैं चीजें कंप्यूटर से देख के बताता होता हूँ, लेकिन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। चलिए, हम वेट करेंगे, लेकिन नहीं, nonetheless it's a big achievement, regardless of if anybody else has won similar in similar fashion. Tuba Hassan has been a delight so far, and congratulations to her and to everybody involved with her, क्योंकि ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत promising sign है। खास तौर पे मैं फिर कहूँगी कि लेग स्पिन एक बहुत चैलेंजिंग स्किल है टू डेवलप, और जिस तरह की जिस एज की वो हैं, आई विश हर ऑल द बेस्ट, एंड इट्स रियली हार्ट वार्मिंग टू सी दैट वेयर। आई थिंक पाकिस्तान की जो विमेंस क्रिकेट है ना, वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और तूबा हसन के बाद वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। आपके पास और भी अच्छे स्पिनर्स हैं, जिसमें निदा डार हैं। आई थिंक पाकिस्तान जो विमेंस टीम जो एक चीज़ लैक कर रही है ना, वो फास्ट बॉलिंग है। आपके पास फास्ट बॉलर्स में फातिमा सना भी आई हैं, लेकिन उनके साथ डायना बेग तो हैं, लेकिन वो इस साल उनका कोई जो है ना वो अच्छा नहीं गया। और इन दो के अलावा कोई और ऐसा सीमर नहीं है पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट में जिसको कि हम ये कह सकेंगे वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनता है। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है स्पिनर्स के ऊपर। तो उन कंडीशंस में जहाँ पे कि स्पिनर्स ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते, या जहाँ पे स्पिनर्स के लिए ज़्यादा असिस्टेंस नहीं होती, तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर सकता है। आई थिंक अगर पाकिस्तान एक दो अच्छे मजीद अगर फास्ट बॉलर्स अगर प्रोड्यूस कर दे, तो आपकी विमेंस क्रिकेट इजीली टॉप 4 में आ सकती है, क्योंकि इस टाइम आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जिस तरीके से मुनीबा हैं, उन्होंने खेला है, बिस्मा ने खेला है, तो आई थिंक आपका जो इस टाइम टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और पावर हिटर्स की अगर हम बात करें तो निदा डार वो वाला रोल प्ले कर सकती हैं। आयशा नसीम, आई थिंक शी शुड बी पार्ट ऑफ द ODI स्क्वाड एज वेल। आलिया रियाज ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म थी, उनकी भी फॉर्म वापस आई है। तो आई थिंक बैटिंग आपकी सॉर्टेड है, स्पिनर्स तो आपके अच्छे हैं ही। बस अगर डू यू थिंक कि हमारी बैटिंग विमेंस टीम की जो बैटिंग है उसको भी थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? बिकॉज एक जो मसला कंटिन्यूसली रहा है ना, वो ये है कि आवर बैटर्स कैन नॉट कन्वर्ट दोज 50s टू 100s। लंबी इनिंग्स खेलने में थोड़ा मसला आ रहा होता है, एंड दैट इज़ वाई एक सर्टन टाइम के बाद जो है वो एक अपने थ्रो देयर विकेट अवे। तो ये एक थोड़ा काम जी बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। और आई थिंक जो लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाती, मुझे ये कि जहाँ पे इनिंग्स को एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा पाकिस्तान लैग कर रहा है कि जरा पावर हिटिंग जो है वो थोड़ी वीक है। इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आयशा नसीम शी शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दैट ODI स्क्वाड, जिस तरीके से उन्होंने T20 में अभी खेला था। और आई थिंक ये अगर नीचे आपके पास इस तरह के बैटर्स हों जो कि इनिंग्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो जो टॉप ऑर्डर है उसके ऊपर भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और वो ज़रा ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि फ्रीडम के साथ खेलेंगे। बट आई थिंक ओवरऑल फिर भी पाकिस्तान की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, स्पिन बॉलिंग भी बुरी नहीं है। दे जस्ट नीड अ कपल ऑफ मोर गुड सीमर्स इन देयर विमेंस टीम।
चले, let's see. Aisha Naseem is one to watch out for. So we all look forward to her journey as well. And once again, Tuba Hassan, brilliant. Another player of note from Pakistan's women's side. ये थी अभी तक की जो latest activities हैं. Thank you so much, Mazhar, for joining us and helping us unpack and contextualize everything. जैसे कि मज़हर ने कहा, अभी काफ़ी non-stop क्रिकेट जो है वो आने वाली है, तो अभी थोड़ा सा गैप है पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसमें, लेकिन ग्लोबली जो है इस वक्त मैचेस हैं, सीरीज़ वगैरह चल रही है, तो ये जो लूप है क्रिकेट ऑन लूप, ये जो है वो चलती रहेगी, बरकरार रहेगी. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.